हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। आप जान रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में क्या देखा था हमने? छत्तीसगढ़ में जो छिंदक नागवंश थे उसके बारे में चर्चा की थी। उसके पहले हमने नल वंश को भी देखा था और बस्तर की जो सीरीज है वह चल रही है। आज हम लोग देखेंगे जो काकतीय राजवंश है, काकतीय राजवंश, उसका बस्तर में कैसा प्रभाव पड़ा, कौन कौन से राजा आए और कैसे बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का एक भाग बनता है। अभी जो आप जो बस्तर देखते हैं यह तो छत्तीसगढ़ में है, परंतु पहले के समय में बस्तर अलग क्षेत्र हुआ करता था, अलग रियासत और अलग राज्य हुआ करता था। तो बस्तर को हम अलग से इसी कारण से पढ़ रहे हैं और बस्तर के स्पेशली जो राजवंश है उसकी चर्चा हम लोग करते जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम काकतीय राजवंश से। काकतीय राजवंश को जानने से पहले मैंने हमेशा आपको बताया कि आपको इनके राजाओं के बारे में, हर जो वंश है उनके राजाओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो प्रश्न बनता है वो डायरेक्ट बनता है। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये पूरे राजाओं की एक वंशावली मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसको आपको इनके समय के साथ जो कुछ राजाओं के तो लगभग माना गया है, कुछ के उपलब्ध थे, कुछ के नहीं हैं। तो जितने राजाओं के उपलब्ध हैं उनको उनके कालखंड के अनुसार आपको याद रखना है। और याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि जितने जो राजा हैं इतने राजाओं को एक साथ आप कैसे याद रखेंगे। वो तरीका भी आप आखिरी होते तक, जब यह वीडियो समाप्त होगा तब तक आप समझ जाएंगे। तो जैसे आप देखेंगे काकतीय राजवंश को, काकतीय राजवंश बहुत लंबा काल रहा है। इनका समय जो था 13वीं शताब्दी से लेकर आप देखेंगे 17वीं शताब्दी तक, करीबन 600 साल के आसपास, 600 साल के लगभग इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के राज्य में इन्होंने अपना निवास किया, राजपाट संभाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 भागों में मैंने इसे डिवाइड किया है। एक तो जो काकतीय राजा है, उसके बाद भोसलों के अधीन या मराठों के अधीन जो काकतीय राजा हुए, फिर ब्रिटिश के अधीन जो राजा हुए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए इन राजाओं का नाम। पहला जो था अन्नमदेव था, जिसने इसे संस्थापक आप बोल सकते हैं, जिसने बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना की। उसके बाद जो अजमेर सिंह था वह आखिरी राजा हुआ जो किसी के अधीन नहीं था। उसके बाद भोसलों के अधीन देखो तो दरियादेव पहला था। फिर आप देखो प्रवीरभंज देव जो ब्रिटिश के अधीन शासक था, जो 1947 तक की, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक प्रवीरभंज देव आखिरी राजा वहां पे हुआ। इसके साथ हम देखेंगे कि जो बस्तर में काकतीय वंश की शुरुआत कहां से हुई और ये काकतीय वंश कहां से आए थे, ये सब पूरी हम जानकारी लेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक वारंगल दिख रहा है। वारंगल आपको कहां देखने मिलेगा? तेलंगाना में। तेलंगाना के क्षेत्र में जो वारंगल है, इस जगह काकतीय राजवंश का जो निवास है वो हुआ करता था, या इनकी जो सत्ता थी वारंगल में थी। अब उस समय हुआ क्या था, कौन राजा थे, उसको देखेंगे। तो वारंगल का जो क्षेत्र है यह आपको तेलंगाना में दिखेगा। और तेलंगाना को थोड़ा सा जान लो कि तेलंगाना का नाम कैसे पड़ा है। यहां पर शिव जी के जो 3 मूर्तियां यहां प्राप्त हुई थी, जिसके नाम से त्रिलंग नाम पड़ा था, उसी से बना था तेलंगाना जो आप देखते हैं। तो तेलंगाना के क्षेत्र में वारंगल में निवास करते थे काकतीय। और काकतीय जो हैं जब आगे बढ़े, जब उन्हें यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा, तब यह बस्तर के क्षेत्र में अपना राजपाट संभाले। इनके अगर आदि पुरुष की बात करें, इनके जो आदि पुरुष थे उनका नाम था गणपति की 2 बेटियां थी, एक तो है रुद्रांबा, दूसरी है गणपंबा। जिसमें रुद्रांबा को शासन मिलता है क्योंकि गणपति जो है पुत्र विहीन होता है, इसका कोई पुत्र नहीं होता। जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी भी राजा का पुत्र होता है तभी तो उत्तराधिकारी कहलाता है और राजवंश को आगे बढ़ाता है। यह राजवंश की एक मर्यादा थी। तो यहां पर तो हुई पुत्री, तो पुत्री जो थी रुद्रांबा, उसे उत्तराधिकारी बनाया जाता है और यह कुछ समय के लिए राजपाट संभालती है। इनका विवाह जो होता है वीरभद्र, जो चालुक्य वंश का एक राजा होता है। चालुक्य वंश कहां था, मैप में देखेंगे। चालुक्य वंश होता था उस समय गुजरात के क्षेत्र में चालुक्य वंश हुआ करता था। तो उनका एक राजा था वीरभद्र के साथ रुद्रांबा का विवाह होता है और उनसे यहां पर एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मम्मडंबा। तो मम्मडंबा जो पुत्री होती है, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि रुद्रांबा का कोई पुत्र नहीं होता जो वंश को आगे संभाल सके। ये इनके साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है।
तो यहां पर ममडम्बा का विवाह भी जो होता है महादेव के साथ, यह भी जो राजा होता है यह चालुक्य वंश का राजा होता है। चालुक्य वंश, चालुक्य वंश का राजा होता है महादेव। इनके दो बेटे और एक बेटी होती है, जिसमें प्रताप रुद्रदेव और एक होता है अन्नन देव, और तीसरी एक जो बेटी है उसका नाम है रैला देवी। रैला देवी की पूजा भी की जाती है, जो बस्तर दशहरा है उसमें रैला देवी की पूजा भी की जाती है, इसलिए रैला देवी का नाम आप याद रखेंगे। तो मैं कहां पर था? प्रताप रुद्रदेव और अन्नम देव। अब होता यह है कि यहां पर इन्हें पुत्र मिलता है। किसे? आगे तो वंश चलाना ही है। किसे चलाना है? काकतीय वंश के राजाओं को, या काकतीय वंश में जो आगे शासक हैं उन्हें तो वंश चलाना ही है। तो यहां पर रुद्रांबा ने क्या किया कि जो इनकी बेटी का बेटा होता है जिसका नाम होता है प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव को यह गोद लेती है या दत्तक पुत्र बनाती है, ताकि यह काकतीय वंश का हो सके। और काकतीय वंश में शामिल करने के पश्चात इसे उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और अब जो राजपाट या सत्ता जो संभालेगा वह कौन होगा? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। अब हम देखेंगे कि प्रताप रुद्रदेव का शासन किस प्रकार चलता है। प्रताप रुद्रदेव का शासन बहुत ही कठिनाइयों भरा रहता है, क्योंकि इसके काल में पहला जो है मुस्लिम आक्रमण वह इसी के काल में देखने मिलेगा हमें। मुस्लिम आक्रमण, इसके पहले थोड़ी सी चीज बताता हूं कि जो इनके विजय गाथा है, जो उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उसके बारे में जो जानकारी मिली थी वह मिली थी हमें प्रताप दिव्य विजय नाम की पुस्तक से। और जो मुस्लिम आक्रमण हुए उसमें पहला जो आक्रमण हुआ था वह था खिलजी वंश का। खिलजी वंश का मैप में ले चलता हूं मैं आपको। यहां पर मैप में देखिए, दिल्ली का जो क्षेत्र है वह देख रहे हैं आप, दिल्ली का क्षेत्र, दिल्ली सल्तनत देख रहे हैं। 1290-95 के आसपास की बात है। उस समय गुलाम वंश के बाद दिल्ली में किसका शासन होता है? खिलजी वंश का। खिलजी वंश का सबसे खूंखार जो शासक होता है, राजा होता है, उसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात विजय करके वापस लौटता रहता है तो उस समय वह एक 1000 दिनार में एक व्यक्ति को खरीदता है, एक हिजड़े को खरीदता है। उसका नाम होता है मलिक काफूर, जिसे वह अपना दायां हाथ बनाकर रखता है, राइट हैंड। तो किसे बनाता है? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर को जब यह दक्षिण अभियान में भेजता है, तो कहां भेजेगा? भेजता है वारंगल में। मलिक काफूर को भेजता है या वारंगल के क्षेत्र में। तो वारंगल के क्षेत्र में जब यह भेजता है तो यहां पर राजा कौन है? प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव के साथ इसका बहुत भीषण युद्ध होता है। प्रताप रुद्रदेव के साथ 1310 में जब यह आक्रमण करता है तो बहुत ही भीषण युद्ध होता है, जिसमें प्रताप रुद्रदेव को हार का सामना करना पड़ता है और पराजित हो जाता है। इस प्रकार क्या देख रहे हैं कि खिलजी वंश या दिल्ली सल्तनत के अधीन अब काकतीय वंश आ जाता है और एक करद राज्य की तरह कार्य करता है। करद राज्य किसे कहा जाता है? जो राज्य दूसरे राज्य को कर प्रदान करता है या जिस राज्य के अधीन यह होता है उसे करद राज्य कहा जाता है। तो अब जो वारंगल है, जो एक काकतीय है, अब क्या हो जाएंगे? करद राज्य की तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं और दिल्ली सल्तनत के अधीन यह काकतीय राजवंश आ जाता है। थोड़े ही समय बाद जब खिलजी वंश समाप्त होता है 1320 के आसपास, उसी समय यहां पर दूसरा राजवंश आता है जिसे हम जानते हैं तुगलक वंश के नाम से। तुगलक वंश का पहला राजा होता है गयासुद्दीन तुगलक, और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा होता है जोना खान, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो जब गयासुद्दीन तुगलक का शासन आता है तो वह देखता है कि वारंगल के क्षेत्र से उसे कर जो टैक्स है वह वसूल नहीं कर पा रहा है, या प्रताप रुद्रदेव का जो शासन है उस समय के जो राजा होते हैं वो जो है दिल्ली सल्तनत को टैक्स या कर नहीं देते, जिस कारण से गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटे जोना खां को भेजता है वारंगल में और वहां से टैक्स वसूलने के लिए कहता है। परंतु जब वह जाता है तो प्रताप रुद्रदेव के साथ उसका युद्ध होता है।
जहां पर प्रतापरुद्र देव को इस बार वारंगल का क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ता है और भागते भागते कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह बात किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं? प्रतापरुद्र देव के बारे में। अच्छा, ये जो इमेज देख रहे हैं प्रतापरुद्र देव की इमेज नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे, यह है अलाउद्दीन खिलजी की। तो मैंने क्या बताया, प्रतापरुद्र देव की यहां पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका एक भाई है जिसका नाम था अन्नम देव। पिछला जो इमेज है यहां देखें, प्रतापरुद्र देव की मृत्यु के पश्चात जो शासन किसे मिल जाता है? अन्नम देव को। अन्नम देव अब जान गया है कि वारंगल के क्षेत्र में तो दिल्ली सल्तनत वालों का अधिकार हो गया है, मुस्लिम शासकों का आक्रमण होते रहता है, जिस कारण से अन्नम देव चला जाता है बस्तर के क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में चला जाता है और वहां पर 1324 में, सन 1324 में आक्रमण करता है। आखिरी जो राजा होता है छिंदक नागवंश का आखिरी राजा, जिसका नाम होता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पर आक्रमण करता है और उसे पराजित कर देता है। और यह सब जानकारी किसमें मिलती है? अगर आपने छिंदक नागवंश के बारे में पढ़ा है तो मैंने बताया था आखिरी जो सती अभिलेख मिला था 1324 में छिंदक नागवंश के समय, सती अभिलेख में इन सब चीजों का वर्णन है कि काकतीय वंश के राजा अन्नम देव ने यहां आक्रमण किया था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हरिश्चंद्र की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है चमेली बाबी। तो चमेली बाबी कुछ समय के लिए चक्रकोट पर शासन अपना जमाई होती है, चमेली बाबी। तो चक्रकोट पर जब बस्तर में अन्नम देव आक्रमण करता है तो वहां पर यह विवाह का प्रस्ताव रखता है चमेली बाबी के पास, परंतु चमेली यहां पर इसे मना कर देती है, अस्वीकार कर देती है। जिसके पश्चात यहां पर भी, इस क्षेत्र पर भी, चक्रकोट पर भी अन्नम देव अपना शासन जमा लेता है और यहां से वह स्थापना करता है काकतीय वंश की बस्तर में। बस्तर में काकतीय वंश की यहां से स्थापना हो जाती है। अब जिस प्रकार इसने यहां पर आक्रमण किए और युद्ध किए, इन सब में जो उसने विजय पाई, तो उसने एक विजयपुर नाम का एक जगह भी बसाया, जिसे आप वर्तमान छत्तीसगढ़ में एक बीजापुर नाम के जिले से भी देखते हैं। यहां पर देखिए आप, विजयनगर उसने बसाया, जिसे वर्तमान में हम बीजापुर के नाम से भी जानते हैं, बीजापुर। और इन सब उपलब्धियों के कारण इसे हम बस्तर का या इस वंश का समुद्रगुप्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि गुप्त वंश में सबसे ज्यादा जिसने विस्तार किया था अपना क्षेत्र, वह समुद्रगुप्त ही था। तो इसे समुद्रगुप्त की उपाधि भी हम दे सकते हैं। अन्नम देव के अगर कार्य देखें तो इसने शंखनी डंकिनी नदी के किनारे या तट पर दंतेश्वरी माता का मंदिर भी बनाया था। यहाँ पर इमेज में भी देख रहे हैं दंतेश्वरी माता का मंदिर, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में आप देखते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? अन्नम देव ने। इसने एक कार्य और करवाया था, जो अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, जिस कारण से आदिवासियों के द्वारा इसे चालकी वंश का राजा कहा गया। चालकी वंश का राजा कहा गया लोकगीतों में। अब ये चालकी वंश क्या है? चालकी का अर्थ है चालुक्य, चालुक्य। अब आपको एक थोड़ा सा मैं एक चीज बताता हूं। एक लाइन आप पढ़े होंगे या अगर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा उसके बारे में बताता हूं कि काकतीय मूलतः चालुक्य थे। काकतीय मूलतः चालुक्य थे। अब चालुक्य कैसे थे? काकतीय भी थे और चालुक्य भी थे। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जो इनकी वंशावली है उसे अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे मैंने बताया था, महादेव किस वंश का था? चालुक्य वंश का था। महादेव मम्मडम्बा के साथ विवाह करता है, जिनका पुत्र होता है प्रतापरुद्र देव। और प्रतापरुद्र देव को कौन गोद लेता है? रुद्रांबा, और काकतीय वंश का राजा बनाती है। परंतु आप अन्नम देव को देखें तो अन्नम देव तो अभी भी चालुक्य वंश का ही राजा है। यहां पर देखेंगे महादेव और मम्मडम्बा का पुत्र है अन्नम देव, यह तो चालकी वंश का ही है, जिस कारण से इसे चालकी वंश का या चालुक्य वंश का राजा आदिवासी अपने लोकगीत में गाते हैं। और यह लाइन की यह जो पंक्ति है कि काकतीय मूलतः चालुक्य थे, इसी कारण से आप देखते हैं आगे भी आपको जो वंश परिवर्तन है कहीं पे दिखेगा कि उड़ीसा राजवंश भी आपको इसके अंदर दिखेगा, चंदेल वंश भी दिखेगा, जो आगे आपको दिखते जाएंगे। इस कारण से आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया चालकी वंश के राजा अन्नम देव को कहा गया है।
परंतु पुस्तकों में आपको काकतीय वंश भी मिलेगा, तो ये दोनों सही हैं, आप इसे गलत नहीं मानेंगे। तो अन्नम देव के बाद कुछ समय के लिए शासन आता है भैरव देव का। यहाँ पर मैं मुख्य जो राजा हैं इनके काकतीय वंश के राजा, उनका ही डिस्कशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे? भैरव देव। भैरव देव के शासन में इनकी दो पत्नियां होती हैं, एक मेघई अरिचकेलिन और एक जानकी कुंवर। मेघई जो है ये राजपाट को बहुत अच्छे से संभालती है। यहाँ राजा का उतना मतलब नहीं होता है, क्योंकि राजा बहुत ही कमजोर होता है। जो शासन संभालने का काम है मेघई या मेघावती के द्वारा होता है। और इन्हीं के नाम पर, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध थी, राजपाट बहुत अच्छा संभाल रही थी, इन्हीं के नाम पर आप एक मेघा साड़ी भी देखते हैं। मेघा साड़ी, जो बस्तर के क्षेत्र में अगर जाएं तो मेघा साड़ी आप देखेंगे। इसके बाद जो शासन आता है वह आता है पुरुषोत्तम देव का। पुरुषोत्तम देव जो है अपनी राजधानी मंदोता से परिवर्तित करके बस्तर को बनाता है। मंदोता, अन्नम देव ने कहां बनाई थी अपनी राजधानी? मंदोता में बनाई थी। अब जो राजधानी परिवर्तित होकर जा रहा है बस्तर में। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारी राजधानियां इनकी परिवर्तित होती रहती है और उसमें एक प्रश्न भी बनता है। तो मैंने बताया कि इस समय शासन किसका आ जाएगा? पुरुषोत्तम देव का। और पुरुषोत्तम देव के काल में यह एक यात्रा करता है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी उसी समय जो जानते हैं, तो जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में यह यात्रा करता है। और वहां पर जब यह यात्रा करता है तो पैदल ही जाता है या लेटते लेटते या पुरी तक की यात्रा करता है, जिस कारण से वहां के राजा खुश होकर, प्रसन्न होकर इसे एक उपाधि देते हैं रथपति की। यहां पर इसे उपाधि प्रदान करते हैं। किसे? पुरुषोत्तम देव को। और जब पुरुषोत्तम देव अपने क्षेत्र में आते हैं, बस्तर के क्षेत्र में, तो वह एक पर्व, जो दशहरा के पर्व में एक रथ यात्रा की भी शुरुआत करते हैं, जिसे गोंचा पर्व के नाम से भी जानते हैं। गोंचा पर्व यहीं पे लिख देता हूं मैं, गोंचा पर्व के नाम से भी मनाया जाता है, जो किसके द्वारा शुरू की गई? पुरुषोत्तम देव के द्वारा। तो ये एक एक राजा का नाम आपको इनके कार्य के द्वारा ही, जो ये कार्य कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा ही आपको याद होगा। तो बिल्कुल आप ये ध्यान देते जाएंगे कि इनका कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट जो इनके कार्य हैं उसे देखेंगे। तो पुरुषोत्तम देव के ये इंपॉर्टेंट कार्य थे। इसके बाद जो राजा आते हैं उसका नाम होता है जय सिंह जो बस्तर का क्षेत्र है उसे परगनों में विभाजित करता है, जिसमें परगनों का जो मुखिया होता है उसे कहा जाता था चालकी मांझी। फिर से आपको चालकी दिख रहा है तो चालुक्य याद रखेंगे, काकतीय मूलतः चालुक्य थे, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो चालकी मांझी परगने के प्रधान को कहा जाता था, चालकी मांझी कहा जाता था। इनका जो विवाह है परलकोट के जमींदार की पुत्री चंद्र कुंवर के साथ होता है, जय सिंह का। इसके बाद जो राजा आते हैं उनका नाम होता है प्रताप राजदेव के समय में यहां पर इसके बाद के राजा और इनके काल में भी दो निरंतर एक के बाद एक मुस्लिम आक्रमण होते हैं। और यह मुस्लिम आक्रमण कहां का होता है देखते हैं। जो वारंगल का क्षेत्र होता है, अभी हम पहुंच कहां गए हैं, टाइम देख लीजिए आप, 1602 ईस्वी की बात हो रही है, 1602 ईस्वी। तो वारंगल का जो क्षेत्र है वहां गोलकुंडा नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था, गोलकुंडा। और गोलकुंडा में उस समय शासन था कुली कुतुब शाह का, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का शासन होता है। और ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह कौन है? कुतुब शाही वंश का राजा होता है। इसी ने चार मीनार बनवाया था 1591 में चार मीनार का निर्माण करवाया था। किस लिए बनवाया था? क्योंकि यहाँ पर जो प्लेग फैला हुआ था, एक बीमारी है प्लेग, वह जब समाप्त हुआ तो समाप्त होने के खुशी में यह चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह। और इसी कुली कुतुब शाह के द्वारा यहाँ पर प्रताप राजदेव के काल में आक्रमण किया जाता है। दूसरा जो आक्रमण करता है वह होता है अब्दुल्ला कुतुब शाह, जो गोलकुंडा का राजा होता है। और आक्रमण किस पे करेगा? जगदीश राजदेव पर।
जगदीश राजदेव पर। तो ये दो कुतुबशाही वंश के राजाओं के द्वारा आक्रमण होता है। यहां ध्यान देंगे किसके किसके ऊपर हुआ है, एक प्रताप राजदेव और दूसरा जगदीश राजदेव। ये दोनों पर यह आक्रमण करता है कुतुबशाही वंश के द्वारा, क्योंकि कारण यह देखा गया कि जो बस्तर का क्षेत्र है वह खनिज संसाधन से भरा हुआ है। यहां पर जितने खनिज है उतने आपको और अन्य जगहों पर नहीं मिलेंगे, और राजाओं को चाहिए होता था खनिज ताकि वह अपने अस्त्र शस्त्र को निर्माण कर सके, कभी भी युद्ध करना पड़ता था, जिस कारण से बस्तर का क्षेत्र महत्वपूर्ण हुआ करता था और आक्रमण होते रहा करते थे। इसके बाद जो आता है दिक्पाल देव। दिक्पाल देव के समय में चक्रकोट में जो राजा होते हैं वह अपनी राजधानी बनाते हैं बस्तर को। बस्तर में यह इनके काल में यही एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं हम कहां तक पहुंच गए हैं। इसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इतने सारे राजाओं का नाम देख लिए हैं तो आप पहुंचे कहां हैं उसे भी पता कर लेते हैं। हमने देखा अन्नम देव के बारे में, हमीर देव के बारे में नहीं देखा है क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, इनके कार्य के बारे में कुछ नहीं मिलता। भैरव देव, पुरुषोत्तम देव के बारे में, जयसी देव, और अब हम देखेंगे दिक्पाल देव के बाद राजपाल देव के बारे में जो 1709 में शासन संभालता है। जैसे जैसे इनके कार्य हैं उस हिसाब से याद रखेंगे तो इनके राजाओं के नाम भी याद होते जाएंगे। तो देखते हैं हम राजपाल देव के बारे में जो 1709 में शासन संभालता है। राजपाल का नाम दूसरा नाम भी मिलेगा आपको जिसे कहा जाता है रछपाल। रछपाल देव भी एक उपाधि से मिली हुई है। और क्या जानकारी मिलती है, इन्हें जो उपाधि मिली थी उसे कहा जाता है प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि मिली हुई है। इनकी दो रानियां होती है, एक है इंद्र कुंवर चंदेली, दूसरी है रुद्र कुंवर बघेलिन। इन दो रानियों में बघेलिन का एक पुत्र होता है दक्षिण सिंह और चंदेलिन के दो पुत्र होते हैं, जिसमें एक होता है दलपत देव, दूसरा है प्रताप सिंह देव। ये चीज क्लियर है आपको। तो दोनों पुत्रों में, इन तीनों पुत्रों में यहां पर सबसे बड़ा जो ज्येष्ठ पुत्र होता है उसका नाम होता है दक्षिण सिंह। दक्षिण सिंह, और दक्षिण सिंह के ज्येष्ठ होने के कारण जो यह शासन मिलता है, शासन जो मिलता है वह किसे मिलेगा, दक्षिण सिंह को मिलता है। और दक्षिण सिंह को शासन मिलने के कारण यहां पर चंदेलिन जो है गुस्सा हो जाती है कि उसके पुत्र को शासन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये तो अल्पवयस्क हैं, दोनों पुत्र इसके अल्पवयस्क होते हैं, तो इन्हें शासन कैसे मिलेगा। तो दक्षिण सिंह को शासन मिलने के कारण यह रूठ जाती है, गुस्सा हो जाती है, जिस कारण से चंदेलिन जो है रक्षपाल देव या राजपाल देव की मृत्यु के पश्चात अपने भाई चंदेल मामा जिसे जानते हैं हम, चंदेल मामा को 10 वर्षों के लिए शासन सौंप देती है। 10 वर्षों तक यह शासन करता है चंदेल मामा यहां पर। और जब चंदेल मामा के बाद इनके भांजे जो हैं बड़े हो जाते हैं तो यह अपने मामा को ही समाप्त करके सत्ता हथिया लेते हैं। और अब जो शासक या जिसका शासन आएगा वह कौन होगा, दलपत देव होगा। दलपत देव यहां पर 1731 से लेकर 1774 तक अपना शासन संभालता है। और इसके काल में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिसको आपको ध्यान देना है। पहला तो यह कि नागपुर में जो भोसला मराठा शासक हैं उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में आक्रमण शुरू हो जाते हैं, जिसमें पहला जो आक्रमण होता है वह होता है कलचुरी राजवंश पर। कलचुरी राजवंश, इसको थोड़ा अगर छत्तीसगढ़ को हम ऐसे डिवाइड करें तो यह बस्तर का क्षेत्र है और यह है रतनपुर का क्षेत्र, जहां पर कलचुरियों की राजधानी है रतनपुर। इस जगह पर नागपुर का शासक अपने सेनापति भास्कर पंत को आक्रमण के लिए भेजता है और यहां पर जो रतनपुर का क्षेत्र है उसे जीत जाता है। यहां देखेंगे 1741 में यहां कलचुरियों पर आक्रमण किया गया और भोसले शासक द्वारा इसे जीत लिया गया, अपने अधीन कर लिया गया। अब जब रतनपुर के क्षेत्र को यह जीत गए हैं तो कुछ समय पश्चात इनका विचार होता है कि जो बस्तर का क्षेत्र है वैसे ही खनिज संपदा से भरा हुआ है, प्राकृतिक संसाधन बहुत है, तो क्यों ना वहां पर भी आक्रमण किया जाए। तो दूसरा जो इनका सेनापति होता है नीलू पंत या नीलू पंडित के द्वारा
1770 में बस्तर के क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है और राजा कौन होता है? दलपत देव। दलपत देव। अब बस्तर का क्षेत्र जो है इतना भी तो आसान क्षेत्र नहीं है कि कोई भी आ जाए इसे जीत जाए। आज भी आप जाएंगे तो केशकाल की घाटियां आपको पार करनी होती है, बहुत ही पहाड़ी दुर्गम स्थल है। तो ये सब परेशानियां नीलूपंत को देखनी पड़ती है और जब यह युद्ध करने जाता है तो दलपत देव से यह युद्ध में हार जाता है और हारने के पश्चात यह पास के जो राज्य है जयपुर, उड़ीसा में जो राज्य है एक जगह है जयपुर, उस जयपुर के राजा के पास चला जाता है और जयपुर के राजा के पास जाकर उसकी सहायता लेकर फिर से जो बस्तर का क्षेत्र है जगदलपुर के क्षेत्र में जाकर यहाँ पर आक्रमण करता है बस्तर के क्षेत्र में और बार बार के आक्रमण से परेशान होकर यहाँ पर दलपत देव जो है अपनी राजधानी परिवर्तित करता है बस्तर से, कहाँ? जगदलपुर के क्षेत्र में। और कब कर रहा है? 1770 में। टाइम भी आप याद रखते जाएंगे। 1770 में राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित हो गई? बस्तर से जगदलपुर के क्षेत्र में। एक और बात होती है कि जब यह जगदलपुर के क्षेत्र में जाता है तो एक सागर बनाता है अपने ही नाम पर, जिसका नाम होता है दलपत सागर। दलपत सागर और गंगमुंड तालाब, ये दो तालाबों का या सागर का निर्माण यह जगदलपुर के क्षेत्र में कराता है। दलपत देव के बाद यहाँ पर इनके दो बेटे होते हैं, अजमेर सिंह और दरियाई देव। बड़े बेटे होने के नाते शासन मिलता है अजमेर सिंह को। अजमेर सिंह को अजमेर सिंह कुछ समय के लिए शासन संभालता है, 1774 से लेकर 1777 तक। अब ऐसा इतना कम कालखंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है उत्तराधिकार की। इसका भाई दरियाई देव, वह उसे यह नागवार गुजरता है, उसे पसंद नहीं आता ये चीज़ कि उसके रहते यह शासन उसे क्यों मिल गया, अजमेर सिंह को शासन क्यों मिल गया। तो इसका भाई दरियाई देव आसपास के राजाओं के साथ मिलकर धोखेबाजी करके अजमेर सिंह को पराजित कर देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। अब यह किन की सहायता लेगा? मैप में देखेंगे। एक तो जयपुर का राजा जो है पहले ही तैयार बैठा है आक्रमण के लिए कि उसे कब मौका मिले और बस्तर के क्षेत्र में आक्रमण करे। दूसरे जो है भोसला शासक, ये तैयार बैठे हैं कि कब आक्रमण करें, हम भी बस्तर का क्षेत्र अपना लें, क्योंकि यह क्षेत्र मैंने बताया ना खनिज संसाधन से भरा हुआ है। तो इनका रीजन बनता ही है कि इस क्षेत्र को तो हम हथिया लें और अपने अधीन कर लें। तो इसके कारण से हम देखते हैं कि दरियाई देव के द्वारा 1777 में जयपुर के राजा विक्रमदेव और जो अंग्रेज शासक बैठा होता है जॉनसन जो नागपुर में बैठा होता है जॉनसन, उसकी सहायता लेता है। ये दो लोगों की सहायता लेता है और आक्रमण कर देता है जगदलपुर में आक्रमण कर देता है और अजमेर सिंह को पराजित करके उसे समाप्त कर देता है। इस प्रकार क्या देख रहे हैं आप कि अब अजमेर सिंह समाप्त हो गया और यहां पर अजमेर सिंह के बाद अगला जो मैं क्लास लूंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे मराठों की शुरुआत होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं नागपुर के क्षेत्र के लोगों ने आक्रमण कर दिया और उड़ीसा के क्षेत्र के जयपुर के राजा ने भी आक्रमण कर दिया। अब एक होगी कोटपाड़ की संधि, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है उसमें बस्तर का विलय हो जाएगा। इसे हम कहाँ देखेंगे? अगले क्लास में। ये फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए एक बार कहाँ तक मैंने बताया। अजमेर सिंह तक आज के क्लास में हमने देखा है। अजमेर सिंह के बाद जो देखेंगे हम भोसलों के अधीन शासक देखेंगे दरियाई देव के बारे में, और ब्रिटिश के अधीन जो शासन शुरुआत होता है जो राजा हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो काकतीय राजवंश है इस प्रकार समाप्त हो जाएगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप एडुऑन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो चैनल है यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक का पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।
जय छत्तीसगढ़।